नमस्कार मित्रों, मैं श्रवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप उनको ध्यान से सुनकर अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो बीए पार्ट 3 में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का पेपर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम होब्स पढ़ रहे थे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो होब्स के ऊपर हमारा अंतिम लेक्चर है। आज हम इसमें होब्स की व्यक्तिवाद को देखेंगे। बहुत से विद्वानों द्वारा ये कहा जाता है कि होब्स का जो चिंतन है उसमें व्यक्तिवाद के तत्व निहित थे। तो हम देख लेते हैं क्या थे। होब्स को हम पढ़ ही चुके हैं, होब्स का समझौता हम समझ चुके हैं, संप्रभुत्ता संबंधी विचार भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं होब्स का व्यक्तिवाद। देखिए, मैक्सी जो है विचारक हुए हैं मैक्सी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कथन कहा है कि होब्स का लेवियाथन केवल संप्रभुत्ता के सिद्धांत का और राज्य के एक साधन के रूप में मानने का ही ग्रंथ नहीं है, वरन वह व्यक्तिवाद का भी बहुत अधिक प्रबल समर्थक रहा है। यानी मैक्सी ने इसमें कहा है कि केवल संप्रभुत्ता या राज्य के एक साधन मानने की बात नहीं की गई है होब्स के चिंतन में, वरन होब्स जो है व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक है। होब्स ने जहाँ एक और निरंकुश तथा असीमित संप्रभुत्ता का प्रतिपादन किया, वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट और प्रबल दर्शन होते हैं। यह बात यद्यपि असंगतिपूर्ण लगती है, लेकिन फिर भी यह सत्य है कि एक और तो राज्य की निरंकुशता की बात करता है, असीमित संप्रभुत्ता की बात करता है, और दूसरी ओर उसमें व्यक्तिवाद के भी हमें तत्व दिखाई देते हैं। तो जो दोनों विरोधाभासी बातें हैं ये उसके दर्शन में हमें देखने को मिलती हैं। व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ, समुदाय, अन्य संस्थाएं या राज्य हैं वे सभी की सभी व्यक्तियों द्वारा निर्मित हैं और व्यक्ति ही उनकी इकाई है, और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक और कुछ भी नहीं है। ये जो दृष्टिकोण है इसमें व्यक्ति साध्य और राज्य साधन मात्र है। व्यक्ति की भलाई बुराई, सुख दुख आदि को राज्य और अन्य समुदाय की भलाई बुराई या सुख दुख समझा जाना चाहिए। डनिंग जैसे जो महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं उन्होंने इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है कि होब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी भी क्रांतिकारी विचारक ने बल दिया है। यानी डनिंग भी कहता है और मैक्सी भी कहता है, यही बात कहता है कि होब्स के चिंतन में हमें राज्य की संप्रभुत्ता के भी दर्शन होते हैं, साथ ही हमें उसमें व्यक्तिवाद के भी दर्शन होते हैं। सेबाइन ने इस संबंध में लिखा है कि निरंकुशता के आवरण में होब्स ने घोर व्यक्तिवादिता का समर्थन किया है। होब्स ही सर्वप्रथम दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि माना। व्यक्ति की सुरक्षा, शांति, सभ्यता, कला, विज्ञान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की स्थापना की। होब्स निरंकुशता के लिए निरंकुशता का प्रचार नहीं करता, किंतु वह व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए निरंकुशता का प्रचार करता है। अब हम होब्स का जो चिंतन है, ये तो कथन थे कुछ विचारकों के, सेबाइन, डनिंग, मैक्सी, ये सभी जो है होब्स को व्यक्तिवादी मानते हैं, और इनके आधार पर हम देखते हैं कि होब्स की जो विचारधारा है उसमें व्यक्तिवाद के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानव स्वभाव संबंधी धारणा। होब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल ही है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं है। होब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, वरन एक असामाजिक प्राणी माना है। देखिए, हमने उसके मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण देखा था, प्राकृतिक अवस्था देखी थी, उसमें हम देखा था कि कैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कैसे एक दूसरे को मार देते हैं। अरस्तु जो है वो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानता है और मानता है कि व्यक्ति का स्वभाव ही है कि वो एक समाज में रहना, एक समूह में रहना पसंद करता है,
जबकि होब्स जो है वो मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी मानता है, और जो एक ऐसा प्राणी जो आत्म केंद्रित है, जो अपनी इच्छाओं से, अहम से, लोभ से प्रेरित होकर संचालित होता है। होब्स की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है और इसके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की ही रचना हो सकती है। दूसरा है राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। देखिए, होब्स के चिंतन में राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं हुआ है, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति की शांति के लिए, व्यक्ति की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण होता है। होब्स के दर्शन में व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय या सामान्य इच्छा या सार्वजनिक हित का नाम की कोई धारणा नहीं है, यानी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए राज्य एक साधन मात्र है, उसकी स्थापना की जाती है। तीसरा है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। होब्स के समझौता संबंधी विचारों में यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज या राज्य तो सिर्फ एक कृत्रिम संस्था है जिसका उपयोग मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। अगला है आत्म संरक्षण का अधिकार। होब्स के अनुसार अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकृतिक दशा का अंत करने के उद्देश्य से मनुष्य ने एक सामाजिक समझौता किया और राज्य की अधीनता स्वीकार की। राज्य के बन जाने से उनके शेष जो सभी अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सभी प्राकृतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, किंतु आत्म संरक्षण का अधिकार समाप्त नहीं होता, वो राज्य की स्थापना के बाद भी बना रहता है। राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा है, यानी राज्य अस्तित्व में ही इसलिए है कि व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर सके। यदि राज्य का कोई नियम नागरिक के जीवन पर आघात करता है तो वो विरोध कर सकता है, उसको विरोध का अधिकार है। जनता प्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक कि उसे जनता को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो राज्य की ऐसी आज्ञाओं का पालन ना करे जिससे कि उसको अपने आप को मारने, घायल करने या अंगभंग करने का आदेश हो, यानी वो यदि उसके जीवन के ऊपर संकट आता है तो वो राज्य की आज्ञाओं का विरोध भी कर सकता है। आगे है राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। होब्स आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है और होब्स कहता है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने, भोजन व्यवसाय आदि चुनने एवं अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बच्चों को शिक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। वस्तुतः उसने आधुनिक जो हमारे व्यक्तिवादी उनके अनुरूप ही विचार दिया है और कहा है कि राज्य को उसके इन आर्थिक कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे अपने इस आर्थिक जीवन को संचालित करने की पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो इस आधार पर भी हम उसमें व्यक्तिवाद के दर्शन देखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि होब्स जो है उसके दर्शन में व्यक्तिवाद के स्पष्ट तत्व दिखाई देते हैं। यानी मानव स्वभाव के संबंध में हम यदि सोचें तो मानव को उसने असामाजिक प्राणी माना है, और राज्य की तरफ देखें तो हमने कहा है कि व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, यानी राज्य की स्थापना ही व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए हुई है। राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है जिसे व्यक्ति ने बनाया है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। व्यक्ति को राज्य की स्थापना के पश्चात भी आत्म संरक्षण का अधिकार है, यानी राज्य बन जाता है उसके बाद भी यदि राज्य उसके जीवन को छीनने की बात करता है तो व्यक्ति उसका उल्लंघन कर सकता है। और राज्य के कार्यों की उसने निषेधात्मक धारणा प्रस्तुत की है और आर्थिक क्षेत्र में होब्स जो है वो राज्य के हस्तक्षेप की नीति का पालन करने की बात करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं निष्कर्षतः कि होब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी हैं। यानी डनिंग का जो कथन है कि राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी इसका मूल आधार पूर्ण रूप से क्या है, व्यक्तिवादी है। वस्तुतः संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। व्यक्ति के हित पर बल देने के कारण होब्स को आधुनिक व्यष्टिवाद का अग्रदूत भी माना जाता है।
आत्म संरक्षण के लिए व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञा के प्रतिरोध का अधिकार देकर होब्स ने उसकी निरंकुश सत्ता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। उसने अपने इस नवीन विचार का विकास किया है कि राज्य केवल व्यक्ति के साथ व्यक्ति के समझौते से ग्रहण करता है। तो इस प्रकार उसका जो दर्शन है वो व्यक्तिवाद की ओर चला जाता है। होब्स को निरंकुशतावादी भी कहा जाता है, होब्स को व्यक्तिवादी भी कहा जाता है। निरंकुशतावादी राज्य को निरंकुश शक्तियाँ उसने दी है, उसके आदेश ही कानून बना दिए, संपूर्ण शक्तियाँ उसको देता है वो, इसलिए उसको निरंकुशतावादी भी कहा जाता है कुछ विद्वानों की द्वारा। तो ये थे होब्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमने होब्स को पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके जो मैंने पढ़ा है इनके ऊपर सभी के ऊपर बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें परीक्षा के लिए। और होब्स, लोक, रूसो तीनों समझौतावादी जो विचारक हैं, इनमें से आपके प्रश्न जरूर आएंगे। आगे हम लॉक को पढ़ेंगे, समझौतावादी विचारक, वो भी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के आधार पर मानता है और उसमें हम देखेंगे कि उसने मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था के संबंध में क्या कहा है। धन्यवाद।